ऑडियो 7 राष्ट्रीय प्रगति के कुछ अनिवार्य मापदंड। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। कुटीर उद्योगों का विकास हो, अर्थतंत्र सशक्त बने। किसी भी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास उसकी सशक्त अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। दूरदर्शिता पूर्ण नीति से राजनेता व अर्थशास्त्री इस प्रकार पूंजी निवेश का निर्धारण करते हैं कि बेकारी और मुद्रास्फीति पनपने न पाए तथा उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण रूपेण सदुपयोग संभव हो सके। जापान, जर्मनी तथा पश्चिमी यूरोप के अन्यान्य राष्ट्र 1930 से 1945 तक एक आपातकालीन अर्थ संकट से गुजरे, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उन्होंने इस प्रकार अपनी नीति का सुनियोजन किया कि वे 20 वर्षों के अनवरत श्रम के बलबूते अपना सुदृढ़ आधार विनिर्मित कर सके। भारत की परिस्थितियां कुछ अलग प्रकार की हैं। हमारा देश अविकसित विकासशील शब्दों की संधि रेखा पर रखा जा सकता है। एक विचित्र प्रकार का विरोधाभास हमारे यहाँ देखने में आता है, जहाँ शहरी क्षेत्र का परिसर व जनसंख्या गत 34 वर्षों में बढ़ी है, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में विशाल पैमाने पर जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता व आय संबंधी विषमता में वृद्धि हुई है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि शहरी क्षेत्र के आंकड़े व उनकी समस्याओं के समाधान तो सतत प्रस्तुत किए जाते रहे, पर ग्रामीण क्षेत्र, जहां लगभग 77.35% जनसंख्या निवास करती है, उपेक्षित ही पड़ा रहा। अर्थशास्त्री व सांख्यिकी वेत्ता हर तथ्य को पाश्चात्य आईने से देखने के आदी होने के कारण कभी राष्ट्र की समग्र अर्थव्यवस्था पर गंभीरता पूर्वक विवेचन नहीं कर पाए, न ही दरिद्रता का समाधान ही ढूंढे पाने में सफल हो सके। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या ग्रामीण परिसर में 48 करोड़ 12 लाख, कस्बों व छोटे शहरों में 11 करोड़ 80 लाख तथा शहरी क्षेत्र में 8 करोड़ 46 लाख है। इस ग्रामीण जनता में से 7 करोड़ किसान परिवार और 50 लाख काश्तकार बेरोजगारी की चपेट में हैं। 73% ग्रामीणों की आर्थिक आय मात्र 43 रुपये प्रतिमाह है। अत्यधिक मात्रा में श्रम उपलब्ध होते हुए भी इस शक्ति का, उनके कला कौशल का कोई उपयोग नहीं हो पाता। स्वयं किसान, जिनकी जीविका का मुख्य साधन खेती ही है, देश के अधिकांश क्षेत्रों में साल के 6 माह बेकार रहते हैं। दूसरी ओर प्रतिवर्ष नौकरी खोजने वाले शिक्षित वर्ग में सतत वृद्धि होती चली जा रही है। शहरी क्षेत्र में बढ़ती शिक्षित बेरोजगारों की इस भीड़ में अशिक्षित बेकार ग्रामीणों की संख्या भी जुड़ती चली जाती है, जो काम न मिलने पर भूखों मरने की नौबत आने के कारण पलायन कर शहरों की गंदी बस्तियों में पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार ने इस विषय में कुछ नहीं किया तो, पर वे प्रयास समुद्र में बूंद मात्र बनकर रह गए। छठी पंचवर्षीय योजना के तहत 126 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था इनकी बेरोजगारी के समाधान हेतु की गई, परंतु मात्र 30 से 50 लाख तक ग्रामीण बेरोजगारों के लिए अस्थायी रोजगार की व्यवस्था ही हो पाई। इन सब व्यवस्थाओं तथा सभी का ध्यान ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुनियोजन पर केंद्रित होने के बावजूद अभी 70% ग्रामीण ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर करते हैं। उन्हें धनी खेतीहरों के मजूर के रूप में अथक श्रम व बदले में थोड़ी सी पूंजी से निर्वाह करना होता है। ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कौशल का अभाव नहीं है, अभाव है तो दिशा का। देश में खेती की महत्ता व बेरोजगारी की संभावनाओं को दृष्टिगत रखकर ही गांधी जी ने गौ विकास और कुटीर उद्योगों के द्वारा आर्थिक विकास पर बल दिया था। कुटीर उद्योग से सामान्यतया तात्पर्य उन उद्योगों से होता है जो व्यक्तिगत आधार पर घरों में परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं। इसमें न अधिक पूंजी की आवश्यकता है, न साजो सामान की। जरूरत पड़ती है तो मात्र कच्चे माल तथा कुशलता की। इन दोनों की ग्रामीण क्षेत्र में कोई कमी नहीं। समुचित मार्गदर्शन के अभाव में ही इस कौशल प्रतिभा का उपयोग नहीं हो पाता। कुटीर उद्योग व लघु उद्योग में थोड़ा अंतर होता है। लघु उद्योग का सूक्ष्म आधार है यांत्रिक विधियां,
तथा कुटीर उद्योग का हस्त विधियां। कुटीर से तात्पर्य है मुख्य रूपेण ग्रामोद्योग। इन उद्योगों में दैनंदिन जरूरत की पूर्ति की वस्तुएं गांवों में ही उत्पादित की जाती हैं। इनका एक ही लक्ष्य होता है, गांवों को आत्मनिर्भर बनाना, नगरों की ओर ग्रामवासियों का पलायन रोकना। लघु कुटीर उद्योगों के रूप में विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त अब भारत जैसे ग्राम प्रधान राष्ट्र के लिए कोई विकल्प बचा नहीं है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बड़े उद्योगों की अपेक्षा छोटे उद्योगों में रोजगार अधिक उपलब्ध होते हैं। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि, सृजन सामर्थ्य के विकास व समग्र सुख शांति के लिए कुटीर उद्योग ही एकमात्र मार्ग है। हाथकरघा, रंगाई, छपाई, दुग्ध उत्पादन, अगरबत्ती, मूर्ति तथा काष्ठ कला, शहद, गुड़ और खंडसारी, दिया सलाई, साबुन, मोमबत्ती, गलीचे, कालीन, कपड़ा उद्योग, होजियारी आदि ऐसे उद्योग हैं जिन्हें सहकारी स्तर पर अथवा पारिवारिक स्तर पर बड़ी सफलता से चलाया जा सकता है। राजस्थान एवं केरल सरकार ने अपने हस्तकला उद्योग से देश में ही नहीं विदेश में भी काफी नाम कमाया है। इन्हीं को यदि समुचित प्रोत्साहन दिया जा सके तो अर्थव्यवस्था को एक सशक्त सुदृढ़ आधार दिया जा सकता है। चीन, वियतनाम, तंजानिया आदि देशों ने गांधीवादी ढंग के आर्थिक सुनियोजन का पूरा लाभ उठाया है। उन्होंने अपनी सफलता से सारे संसार को दिखा दिया है कि कृषि प्रधान राष्ट्रों के लिए, विशेषकर विकासशील देशों की प्रारंभिक शैशवावस्था में गांधीवादी प्रयोग कितने सफल हैं। प्रख्यात पाश्चात्य अर्थशास्त्री प्रोफेसर गुन्नार मिर्डल, E.F. शुमाकर, प्रोफेसर गॉलब्रेथ, चेस्टर वोल्स एवं प्रोफेसर हक्सले ने ग्राम विकास हेतु तथा लोकतंत्र प्रधान राष्ट्र व्यवस्था में विकेंद्रीकरण हेतु कुटीर उद्योगों के महत्व को स्वीकारा है। श्रम की प्रचुरता तथा नियोजन हेतु पूंजी की अपर्याप्तता की स्थिति में कुटीर उद्योग ही एकमात्र समाधान देते हैं। इन्हीं से बेरोजगारी मिटाने व असंख्यों ग्रामीणों की औसत आय बढ़ाने का शाश्वत आधार बनता है। गांधी जी यंत्र के नहीं, यंत्रवाद के घोर विरोधी थे। वे कहते थे, मैं यंत्र का यंत्र के रूप में विरोधी नहीं हूँ, यह जानते हुए कि मनुष्य शरीर भी एक जटिल किंतु कोमल यंत्र के सिवा कुछ नहीं है। ऐसा विरोध मैं कैसे कर सकता हूँ। गांधी उद्योग, ग्रामोद्योग को बढ़ावा देकर मैं उस उन्माद को मिटाना चाहता हूँ जो यंत्रों के प्रति उत्पन्न हो गया है। श्रम बचाने की खातिर यंत्रों को जो प्रोत्साहन दिया जाता है, उससे आगे चलकर लाखों मनुष्य बेकार होंगे और भूखों मरने के लिए असहाय छोड़ दिए जाएंगे। उनकी भविष्यवाणी कितनी सही सिद्ध हुई, यह हम आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं। वस्तुतः बड़े बड़े उद्योग हमारा शोषण तो करते ही हैं, हमें पराधीन भी बना डालते हैं। जब तक यह किसी वस्तु के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तब तक अपने को स्वतंत्र नहीं कह सकते। अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के लिए तो हमें आत्मनिर्भर बन ही जाना चाहिए। हस्त कौशल को प्रोत्साहन देने के लिए इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता कि कच्चे माल का स्थानीय स्तर पर ही उपयोग कर लिया जाए। व्यक्तिगत साहस के बाहर जो वस्तुएं हों, उन्हें तो यंत्रों से ही बनाया जाना है, पर उन्हें पूंजीपतियों द्वारा नहीं, सहकारी स्तर पर समाज द्वारा चलाया जाए। मानव कल्याण की दृष्टि से उनका उपयोग हो, न कि स्वार्थ की भावना से। जो भी वस्तु घरेलू स्तर पर उत्पादित की जा सके, उसे प्रोत्साहन भी दिया जाए व आर्थिक सहायता भी। इन सब के लिए सरकार का मुंह ताकते रहना व्यर्थ होगा। अच्छा हो स्थानीय स्तर पर उपयुक्त हस्त कौशल तलाश कर इन उद्योगों को लघु पूंजी से ही सहकारी स्तर पर आरंभ कर दिया जाए। देश के समग्र स्तर को ऊंचा उठने के लिए ग्रामीणों का स्तर उठना बहुत अनिवार्य है। इस तथ्य को हमेशा याद रखा जाए, क्योंकि नगरों के औद्योगिकरण से उत्पादन बढ़ोतरी का एक लाभ हुआ है, किंतु साथ ही अनेकों प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। प्रदूषण से उत्पन्न विषाक्तता से शहरों में रहने वालों के स्वास्थ्य में
भारी गिरावट आई है तथा अनेकों प्रकार के नए रोग उठ खड़े हुए हैं। समस्याओं में एक कड़ी और जुड़ गई है। देश की आबादी इन दिनों नगरों में केंद्रित होती जा रही है। इस सदी में विभिन्न शहरों में जनसंख्या में हुई वृद्धि आश्चर्यजनक है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1920 में भारत के नगरों की आबादी की स्थिति इस प्रकार थी। नगरों में आबादी 2,50,00,000 जो कुल आबादी का 11% था। 1940 में कुल शहरी जनसंख्या लगभग 6 करोड़ थी। 1960 तक यह संख्या 8 करोड़ के निकट जा पहुंची। पिछले 2 दशकों में शहरी आबादी में द्रुत गति से वृद्धि हुई है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार नगरों में वर्तमान समय में लगभग 14,50,00,000 अर्थात कुल 22% व्यक्ति रहते हैं। देश में कुल 2,643 नगर हैं, जिनमें 142 नगरों की आबादी 1 लाख से ऊपर है। 9 महानगरों की 10 लाख से ऊपर है। 1971 में इन महानगरों की आबादी इस प्रकार थी: कलकत्ता 70,32,000, बम्बई 59,70,600, दिल्ली 36,47,200, मद्रास 31,70,000, हैदराबाद 17,97,000, अहमदाबाद 17,40,000, बेंगलोर 16,53,700, कानपुर 12,75,000, पुणे 11,53,000। कुल शहरी जनसंख्या की 1/4 अर्थात लगभग 3,25,00,000 व्यक्ति 9 महानगरों में निवास करते हैं। अनुमानतः 1980 के अंत तक वह संख्या 4 करोड़ तक जा पहुंची है, अर्थात कुल देश की आबादी का लगभग 16वां भाग मात्र 9 महानगरों में रहता है। 1 लाख से ऊपर 152 प्रथम श्रेणी के नगरों में लगभग 7,50,00,000 व्यक्ति रहते हैं। प्रतिवर्ष इन नगरों में एक बड़ी संख्या देहातों से रोजगार की खोज में अथवा नगरीय आकर्षणों से प्रेरित होकर वहीं बस जाने के निमित्त आए व्यक्तियों की जुड़ जाती है। अनुमानतः हर वर्ष 50 लाख मजदूर रोजगार के लिए गांवों से शहरों की ओर भागते हैं। शिक्षितों की संख्या इसके अतिरिक्त है। एक अनुमान के अनुसार उनकी संख्या भी 20 लाख के लगभग होगी, जिसमें हर स्तर के शिक्षित हैं। हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर सभी तरह के शिक्षित सम्मिलित हैं। फलस्वरूप शहरों में देश की आबादी केंद्रित होती चली जा रही है। जनसंख्या का केंद्रीकरण देश के समक्ष एक भयंकर समस्या बनता जा रहा है। आवास, रोजगार, खाद्यान्न, ऊर्जा की कमी होने से लेकर सीमित स्थान में अधिक आबादी के केंद्रित हो जाने से गंदगी से उत्पन्न अनेकानेक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। प्रकाश, वायु एवं जल जैसे प्राकृतिक साधन कम पड़ रहे हैं तथा जो उपलब्ध हैं उनमें भी विषाक्तता घुलती जा रही है। आबादी के नगरों के केंद्रीकरण से दूसरे देशों को भी अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार शंघाई, स्वीडन की आबादी 1,08,00,000 से ऊपर है। पिकिंग, चीन की 76 लाख, मैक्सिको की आबादी 90 लाख से भी ऊपर है। टोक्यो में 85,43,000 के लगभग व्यक्ति निवास करते हैं तथा न्यूयॉर्क में 74,82,000। साओ पोलो, ब्राजील की जनसंख्या 71,99,000 तथा लंदन की 70,28,000 के लगभग है। मॉस्को की 59,42,000 तथा सियोल, दक्षिण कोरिया की 68,69,000 आबादी है। इन नगरों में आवास, स्वच्छ वायु, प्रकाश तथा पानी की समस्या गंभीर बनती जा रही है। प्रदूषण ने अनेकों प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोगों को जन्म दिया है। फलस्वरूप जनसंख्या को खाली क्षेत्रों में ग्रामीण इलाकों में बखेरने की योजना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अपने यहाँ भी इस एक गंभीर बनती जा रही समस्या के समाधान के लिए विचार किया जा रहा है। नगरों की औसत जनसंख्या वृद्धि गांवों की तुलना में अत्यधिक है। इसके आरंभ में कुल 11% व्यक्ति नगरों में रहते थे, जबकि वर्तमान में यह 22% तक जा पहुंचा है, अर्थात कुल देश की जनसंख्या का 1/3 नगरों में केंद्रित है। जनसंख्या का नगरों में अधिकाधिक एकत्रित हो जाने से
अनेकों तरह की समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। आवास, शुद्ध पानी, प्रकाश एवं वायु की समस्याएं तो सर्वविदित हैं। घनी आबादी से शारीरिक एवं मानसिक रोगों को बढ़ावा मिलने जैसे वैज्ञानिक तथा संघर्षों, मनमुटावों एवं अपराधों की अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक तथ्य अब प्रकाशन में आ रहे हैं, जो प्रकारांतर से आबादी के नगरों में बढ़ते जाने के ही दुष्परिणाम हैं। आबादी के नगरों, महानगरों में बढ़ते जाने के अनेकों कारण हैं। एक तो सर्वाधिक औद्योगिक प्रतिष्ठान नगरों में अवस्थित हैं। अतएव रोजगार के लिए गांवों से पलायन करने वाले व्यक्तियों को सरल उपाय यही दिखाई देता है कि नगरों में जाकर ही आजीविका के उपाय ढूंढे जाएं। सर्वाधिक संख्या गांवों से शहरों की ओर दौड़ने वालों में से ऐसे ही व्यक्तियों की होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके समक्ष आजीविका की समस्या नहीं है और संपन्न है, किंतु शहरी आकर्षण एवं चमक दमक से आकर्षित होकर वहीं जाकर बस जाते हैं। प्रतिवर्ष ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी नगरों में जुड़ जाती है, जो अपनी संपन्नता के बलबूते स्वतंत्र व्यवसाय अर्थात उद्योग स्थापित कर लेते हैं तथा वहीं स्थायी रूप से निवास कर जाते हैं। जो पहले से स्थायी रूप में बसे हैं, उनके परिवारों में बच्चे के जन्मने से एक बड़ी संख्या स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त जुड़ती जाती है। सीमित स्थानों में अत्यधिक व्यक्तियों के एकत्रित हो जाने से अनेकों प्रकार के संकट उठ खड़े हुए हैं। आवास के लिए बहुमंजिली इमारतों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिनमें प्रकाश एवं वायु के समुचित प्रवेश न होने से वे स्वास्थ्य एवं आरोग्य की दृष्टि से हानिकारक सिद्ध हो रही हैं। महानगरों की स्थिति तो और भी भयावह है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों में बंबई का 10वां स्थान है, जो कुल 603 किलोमीटर में बसा हुआ है तथा कुल आबादी लगभग 60 लाख है। अनुमानतः बंबई में 5 लाख व्यक्तियों के पास मकान नाम की रहने वाली कोई चीज नहीं है, जो फुटपाथों पर किसी तरह रात्रि व्यतीत करते हैं। कलकत्ता एवं दिल्ली की भी लगभग यही स्थिति है, जहां की लाखों व्यक्ति फुटपाथ पर ही रात्रि गुजारते हैं। इनमें निम्न वर्गीय रोजगार प्राप्त भी हैं और बिना रोजगार प्राप्त तथा भिखमंगे स्तर के व्यक्ति भी। स्थिति और भी भयावह न हो जाए, इसके पूर्व ही कारगर और विवेकपूर्ण कदम उठाने होंगे। देहातों से रोजगार के लिए नगरों की ओर पलायन रोकने एवं वर्तमान शहरी आबादी को खाली देहातों में बखेरने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही स्तर पर प्रयास करने होंगे। शहरी क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नए औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन्हें देहाती क्षेत्रों में लगाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो संपन्न एवं समर्थ हैं, उन्हें भी अपनी पूंजी देहातों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना में लगानी चाहिए। खाली ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी जनसंख्या को बखेरना एवं उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध करा देने से प्रस्तुत इस कठिनाई का हल एक सीमा तक निकल सकता है, जिसके लिए अविलंब कदम सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही स्तरों पर उठाया जाना आवश्यक है। इससे ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और साथ ही प्रस्तुत समस्या का हल भी निकलेगा।